गुड आफ्टरनून बच्चों। तो फिर और कम होते जा रहे हैं बच्चे हैं। चलो पूछो बच्चों डाउट्स। फोर्थ क्वेश्चन। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में कौन सी क्वांटिटी को आप सेम करोगे? मतलब दोनों केसेस में विच क्वांटिटी विल बी सेम? नहीं, मेरा मतलब वो तो हम ऐसी कॉमन सेंस से कह देते हैं कि एक्सेलरेशन सेम वाली चीज, कि वही कार है तो सब कुछ वही रहेगा। बट अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज से बात करें, क्वेश्चन में ये कहा है कि सेम ब्रेकिंग पावर। तो बच्चों पावर सेम होगी दोनों केसेस में। मतलब जो हम पक्का से कह सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंस से फाइनली क्या सेम निकलता है। मेरे ख्याल से आप सबने ये किया होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले किया होता है, तो भाई हाँ जी सीधा एक्सेलरेशन सेम की और उससे निकाल दिया दोनों केसेस में, इजंट इट? सही कह रहा हूँ मैं? बट हमें थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखना चाहिए, उसके हिसाब से वी शुड आंसर कि मतलब देखना चाहिए कि ब्रेकिंग पावर सेम है इन बोथ केसेस। ब्रेकिंग पावर का मतलब क्या होता है? जो पावर वी नो इज dw/dt, तो दिस इज कांस्टेंट। तो और मुझे फाइनली सारा कुछ सॉल्व करना है डिस्टेंस की फॉर्म में। तो इफ आई राइट इट एज dw को मैंने लिख दिया f/ds/dt, दिस इज कांस्टेंट। फोर्स हो गई m, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ds/dt इज कांस्टेंट। तो चलो मास भी कांस्टेंट हो गया।
अगर मैं इसको डिस्टेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये बच्चों मतलब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मतलब ये फर्स्ट स्टेप से ही हम पहुंच सकते थे इस पे। मतलब ऐसे आपको ज्यादा डरावना सा लग रहा होगा फॉर श्योर। देखो, पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये सबको पता है, ये कांस्टेंट हो गया। फोर्स को मैं लिख सकता हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मास भी अब कांस्टेंट ही हो गया। एक्सेलरेशन को आई कैन राइट इट एज v dv by ds। तो ये बन गया v इंटू वी dv by ds इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये बन गया v स्क्वायर dv इक्वल टू c ds। करेक्ट। तो क्या किसी ने ऐसे किया है बच्चों? अब हम अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट केस में क्या बना कि 30 से 0 पे ले आए हम 8 में। तो यहाँ लिमिट्स क्या बनेंगी, 0 माइनस 30 क्यूब बाय एक 3 नीचे आएगा इज इक्वल टू c इंटू 8। सेकेंड केस में क्या बन गया, 0 माइनस 60 क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू c इंटू जो भी नया डिस्टेंस है। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे बच्चों, व्हाट डू यू गेट, d अपॉन 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब। तो d आपका आएगा 64, क्योंकि ऑप्शंस में भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद ये चीज नहीं सोची। बच्चों क्या ये समझ आ रहा है क्वेश्चन? बच्चों समझ रहे हो क्या गड़बड़ हुई है? मतलब क्यों आंसर 64 है? है ना? मतलब ये सारा वर्ड्स का खेल है। यहीं पे अगर लिखा होता सेम फोर्स, फिर हम एक्सेलरेशन सेम करके कर देते, बट क्योंकि यहाँ पे पावर सेम की हुई है तो इसलिए हमें ये सारा कुछ करना पड़ा। सर अगर हमने इसे एक्सेलरेशन सेम करके किया तो ये गलत है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन में ओके नहीं सर। दिया हुआ कि एक्सेलरेशन सेम है। वही वही एग्जैक्टली मैं कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन में तो ये कहा है कि आपको पावर सेम लेनी है। ओके सर, समझ आ गया। ठीक है बच्चों, तो आप समझ रहे हो, जिस जो एग्जामिनर है, मतलब जिसने भी बनाया क्वेश्चन, उसने भी ये चीज नहीं सोची, बट होगा यही जो मैंने आपको बताया, राइट? मतलब होता क्या है कि इन क्वेश्चंस में कई बार नॉर्मली दिया ही नहीं होता कुछ, तो हम खुद से ही मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन सेम या जो भी। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में तो लिख ही दिया उन्होंने क्लियरली कि भाई पावर सेम है, इसलिए हमें ऐसे करना पड़ेगा। आगे बच्चों, 8th क्वेश्चन।
8th क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब फॉर द रीजन कि इसमें हम सीलिंग में सी व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, ये बेसिकली डायनामोमीटर कह लो इसको, या एक तरह से इसको स्प्रिंग फोर्स कह लो, ठीक है। हमें ये समझना है कि स्प्रिंग फोर्स क्या है, ठीक है। अब स्प्रिंग फोर्स क्या होती है? जो इक्वल एंड ऑपोजिट वाली होती है, ठीक है। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स कितनी हो सकती है इसमें? 10, या ऐसे कह लो कि जो कम वाली है। इस केस में क्या है बच्चों, मतलब ना बाई चांस वैल्यूज ऐसी दी हुई हैं कि आप गलत सोच के भी ठीक आंसर निकाल दोगे। मतलब अगर ऐसा होता, मान लो इधर बच्चों 24 होता और इधर 10 ही होता, फिर आप क्या आंसर निकालते? फोर्टीन नहीं, यही समझना है। 14 तो नेट फोर्स है, ठीक है। योर आंसर इज नॉट नेट फोर्स, योर आंसर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग इक्वल एंड ऑपोजिट। आप ये समझो कि जब इस स्प्रिंग पे एक तरफ 24 और एक तरफ 10 फोर्स लग रही है, तो यहां पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स कितनी है? 10 और 10, कि 10 के ऑपोजिट लग गई, और एडिशनल फोर्स 14 लग गई। ठीक है, इसको करने का मैं एक और तरीका भी आपको बता दूंगा। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, बच्चों रुको, मैंने यहाँ ये नहीं पढ़ा था, इसमें तो मासेस भी इन्वॉल्व है। अगर ये मासलेस होता तो जो मैंने नीचे का है वो वाला कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। नीचे वाला कंसेप्ट कब लगना है बच्चों? फिर से प्लीज कंफ्यूज मत होना, जब मासेस ना हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो आपको सिंपली क्या करना था, क्योंकि मासेस गिवन है, बेसिकली आपको तो ये बताना है कि स्प्रिंग फोर्स कितनी लग रही है। तो आप क्या करोगे, बस इधर एफ फोर्स मान लो और उधर दूसरे वाले पे एफ लेफ्ट को मान लो। अब दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम होएगी, तो लेफ्ट वाले ब्लॉक की इक्वेशन बन गई 20 माइनस एफ इज इक्वल टू 6 है। राइट साइड वाले ब्लॉक की बन गई एफ इज इक्वल टू 4 है। तो ये आपके पास आ गया यहां से, देखो 20 इज इक्वल टू 10 है, तो ए 2 आ गया, और उसको सॉल्व करके एफ की वैल्यू 8 आ गई। फिर से ऑप्शन में नहीं है, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? अच्छा ये इधर, मुझे ये सिर्फ एफ नहीं आएगा ना, एफ माइनस 10, तो तो ये A1 आ गया आपका, राइट। तो एफ जो है वो 14 आ गया, करेक्ट। यस। सर ये जो नीचे वाला केस बनाया जिसमें मासेस इन्वॉल्व नहीं है, हम्म। ये कह रहे हैं कि जो 10 न्यूटन फोर्स लगाया है उतना ही स्प्रिंग ने ऑपोजिट साइड पर लगा दिया, और जिसके कारण हाँ, वो बिल्कुल एक्सटेंड नहीं हुआ, और जो 14 एक्स्ट्रा है नहीं वो नहीं नहीं इसकी नहीं, एक्सटेंशन के लिए ना रिस्पॉन्सिबल ना है। ना ना, उल्टा उल्टा। 10 उसकी एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 14 उसकी एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब अगर इस सिचुएशन में आपको ये पूछा होता कि फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, तो एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग होती 10 अपॉन के,
जिसको कहते हो कैसे समझना है, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि न्यूटन सेकंड लॉ होता है F इक्वल टू एम में, उसमें F क्या होता है, नेट फोर्स। तो एक्सेलरेशन कौन सी फोर्स से निकलती है, नेट फोर्स से, ठीक है। एक्सटेंशन कौन सी फोर्स से निकलती है, जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होती है। मतलब ये जो 14 न्यूटन फोर्स है ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके एक्सटेंशन के लिए। ना, ये सिर्फ उसकी एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो 10 वाली फोर्स है वो तो इक्वल एंड ऑपोजिट लग के कैंसिल हो गई, तो वो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस कर नहीं सकती, तो वो उसको सिर्फ एक्सटेंड कर रही है। और सर आप ये कॉन्सेप्ट दोबारा समझा सकते हो कि एक्सेलरेशन सेम की होती है दोनों मासेस की जब स्प्रिंग के दोनों साइड पे लगे होते हैं। देखो मतलब ये क्या है कि एक्चुअली तो ये मतलब दिया होना चाहिए क्वेश्चन में, ये जरूरी नहीं है कि हर इंस्टेंट पे सेम हो, बट ये मतलब मानना पड़ता है, आप ये कह लो, आइडियली लिखा होना चाहिए। ओके सर। अगर स्ट्रिंग होता फिर तो पक्का हो जाता है कि हाँ सेम ही होएगी। थैंक यू सर। फिफ्थ क्वेश्चन, हमें कहा है कि रेन पहले 5 mm/h थी और उसकी स्पीड डबल हो गई, तो प्रेशर पूछा है कि कितने टाइम्स हो जाएगा। तो सी, जैसे बच्चों आप ग्राउंड का कोई भी एरिया मान लो, ठीक है, हमें कहा है कि 1 घंटे में उस पे 5 mm के करस्पॉन्डिंग रेन इकट्ठी हो गई, ठीक है, एरिया ए मान लो। और ये अभी ओरिजिनली मान लो कि किसी स्पीड v से गिर रही थी, एंड ऑब्वियसली हम ये मान रहे हैं कि वो स्पीड v से गिर के रेस्ट पे आ रही है। ठीक है जी, तो बताओ बच्चों, चलो एक बार खुद से बताओ क्या होगा इस केस में, कैसे होगा ये फिफ्थ क्वेश्चन। तो सी, फोर्स क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब टाइम तो आपका 1 आवर हो गया, राइट। अब अभी इनिशियली कितना मोमेंटम चेंज हुआ, देखो, डेंसिटी इंटू एरिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखना है, तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू 5 mm इंटू वेलोसिटी v, बस वो v माइनस 0 हो जाएगा मतलब, राइट। और हम सीधा प्रेशर ही निकाल लेते हैं, तो वो फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा, तो ये कट गया। तो बेसिकली ये जो प्रेशर है वो हाइट पे भी डिपेंड कर रहा है और v पे भी डिपेंड कर रहा है। तो बाद में आपने क्या कर दिया, हाइट को 4 टाइम्स कर दिया, v को डबल कर दिया, तो प्रेशर 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। आगे बच्चों,
9th क्वेश्चन, बॉल को हमने इतनी हाइट से घेरा है, उसको हमने ये फोर्स लगाई ताकि वो इतनी हाइट पे पहुंच जाए। तो टाइम फॉर विच बॉल रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द बैट। तो सी देखो, जब बॉल नीचे गिर रही थी तो वो कितनी वेलोसिटी से गिरी? हाइट 5 मीटर से है तो रूट 2g5 10 से गिर रही है। बाद में वही बॉल 20 मीटर हाइट तक जा रही है। तो ये कितनी वेलोसिटी हो गई? 20 हो गई। और इस पे फोर्स कितनी लग रही है? 100। अब फोर्स होता क्या है? फिर से चेंज इन मोमेंटम। तो m इंटू 20 माइनस m इंटू, यहाँ गलती करोगे पक्का, -10 आएगा क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, अपॉन टाइम। तो बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर निकल आएगा। आगे। ट्वेंटियथ क्वेश्चन बच्चों, ये ज्यादा इजीली ना मतलब सेंटर ऑफ मास वाले कंसेप्ट से होगा। बेसिकली कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रही, तो सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे ही रहेगा। तो वो कहाँ मिलेंगे? जहां उसका सेंटर ऑफ मास होगा, राइट। तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फोर्सेस से कर सकते हैं बट वो लंबा हो जाएगा, जब सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट होता ही है तो वो यूज करें हम। ट्वेंटी फर्स्ट बचाओ। बच्चों इसको वैसे तो पूरा मोमेंटम वगैरह से कर सकते हैं, वो थोड़ा लंबा हो जाता है। आप ना मतलब सीधा ऐसे याद रख लो, ये रॉकेट वाला केस एक स्टैंडर्ड सा होता है कि जो फ्यूल बर्न होने के कारण फोर्स होती है ना, दैट इज म्यू इंटू वीरल।
म्यू जो क्वांटिटी है वो आपको निकालनी है, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर हमने ये इसमें यही किया ना, वी डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू फोर्स, हाँ उसी से होगा। बिल्कुल बिल्कुल वही dp बाई dt। हाँ जी सर। तो d बाई dt ऑफ mv, तो ये v dm बाई dt बन गया। यस सर। तो 22nd क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल सेम यही है। बट इसमें बस एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, 22nd क्वेश्चन में गलती हो सकती है। आपको पूछा है 1 मिनट, नहीं बट चलो बच्चों बताओ, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा ये जो कहा है 1 मिनट आफ्टर द ब्लास्ट? पड़ेगा, क्या हो जाएगा? 1 मिनट के करेस्पॉन्डिंग रॉकेट का मास कम हो जाएगा ना। रॉकेट का इनिशियल मास 6000 है, उसमें से अब कितना मास निकल गया? 16 kg/सेकेंड इंटू जितना 1 मिनट में निकल गया ये। तो रॉकेट की जो मास बचेगा रॉकेट का, वो ये रफली 5000 के आसपास आ गया ना, तो वो यूज करेंगे हम। तो 21st क्वेश्चन बच्चों अगर हम पूरा सॉल्व करें तो इससे ये फोर्स कितनी आ गई? एक बार ये पूरा सॉल्व करके देख ही लेते हैं। 250 इंटू म्यू जो कि हमें निकालना है। अब रॉकेट का एफबीडी क्या हो गया? वही mg नीचे, फोर्स ऊपर, और इसकी एक्सेलरेशन हमें चाहिए 20। तो बेसिकली ये क्या बन गया? F माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो ये क्या बन गया? म्यू इंटू वीरल विच इज 250 इज इक्वल टू 500 इंटू जी प्लस ए। ये बन गया 30, तो ये म्यू 60 बन गया। यही दिया हुआ है बच्चों आंसर। ठीक है, आगे 29th पूछा था किसी ने। इसमें क्या है, बस आप इसको कुछ भी फोर्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बच्चों कुछ भी फोर्स एफ कह लो, या चलो बच्चों मैं इसको आपको शॉर्टकट से ही करके दिखाता हूँ, है ना। एकदम देख के ऐसा लग रहा है कि यार वो कोई वैल्यू है जो दी ही नहीं हुई। सी, शॉर्टकट क्या है? आप इतने पार्ट का एफबीडी बना लो इकट्ठे। इस पार्ट के एफबीडी को आप क्या बोलोगे?
इसका एफबीटी तो सिंपली ये बन गया ना, T1 इज इक्वल टू 15A। अब आप बाद में सिर्फ इसका एफबीटी बना दो। इसके एफबीटी में क्या बन गया, T2 इज इक्वल टू 3A। बस डिवाइड करो, आंसर। एक्सेलरेशन तो सेम ही होएगी इस केस में। सर 29th क्वेश्चन में फोर्स की कोई जरूरत नहीं है जो कोई जरूरत ही नहीं है फोर्स की, एंगल की, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आपको, उसका कोई काम नहीं है। ओके सर। ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन, इसमें आप सिर्फ गलती ये कर रहे होगे, जब वो वेट चेंज होता है वो तब एक्सेलरेशन होती है। इस केस में तो यूनिफॉर्म स्पीड है। आगे 13th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो हमने आज वो बैट वाला किया था, एग्जैक्टली सेम। बच्चों एक ना 24th क्वेश्चन में कुछ गलती है, बताओ क्या। नहीं, अभी तक किसी ने नहीं बताया ठीक। चलो मतलब आपको सॉल्व तो कर देता हूँ, बट आप स्टिल गलती सोचो। अगर मैं मैन का एफबीटी बनाऊंगा, भाई वो मैक्सिमम टेंशन कितनी ले सकता है, एन जी, नीचे मैन का मास हुआ एम जी, और स्लाइड्स डाउन है तो उसकी एक्सेलरेशन ए नीचे को। तो इस केस में अब इक्वेशन क्या बनी, एम जी माइनस एन जी इज इक्वल टू एम ए। तो ए आ गया जी इंटू 1 माइनस एन। मतलब अगर आपका नहीं आ रहा तो पक्का आपने साइन में ही कोई गलती की होगी, बट स्टिल गलती कुछ और है, बताओ क्या क्वेश्चन में। ये बच्चों यहाँ वर्ड ना मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम तो वो जी से ही गिर जाए तो तो पक्का ही रोप नहीं टूटेगी, इजंट इट। मतलब उसको कम से कम इतनी एक्सेलरेशन से नीचे आना पड़ेगा, इससे ज्यादा से आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्लियर हो गया कि जी इंटू 1 माइनस एन आएगा।
आगे। नहीं, स्प्रिंग फोर्स दोनों तरफ के एक्स लगती है। जो स्प्रिंग फोर्स का मतलब ये होता है कि द इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग, तो वो इस तरीके से लगती है के एक्स। हम स्प्रिंग फोर्स का रिजल्टेंट नहीं बताते, हम बस एक साइड की फोर्स बताते हैं। ठीक है, ये बात समझो आप। अगर तो हम रिजल्टेंट बताते वो तो जीरो ही बन जाता इक्वल एंड ऑपोजिट करके। तो स्प्रिंग फोर्स होती है कोई भी एक साइड पे जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रही है। ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का है। सर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 14 देखना। हाँ जी। उसमें हम एक ही साइड की फोर्स मानेंगे क्योंकि दूसरी साइड से तो वो मूव ही नहीं करेगा। ये देखो चलो ये क्वेश्चन था ही, बल्कि यही चीज मैं आपको समझा भी रहा था कि 10 न्यूटन इज अप्लाइड एट वन एंड एंड इक्वल स्ट्रेचिंग फोर्स इज अप्लाइड एट अदर एंड, तो व्हाट विल बी द रीडिंग? तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। हमें क्या कहा है इसमें कि इधर से 10 लगाई और इधर से भी 10 लगाई, तो क्या आंसर दोगे? 10, जो मैंने अभी बोला। सर स्प्रिंग बैलेंस का लेकिन एक हिस्सा तो अनस्ट्रेचेबल नहीं होता जो अटैच किया होता है। नहीं सी, ऐसे नहीं सोचते हम। स्प्रिंग तो टोटल खींचता है, जैसे हम नॉर्मली ऐसे दिखा देते हैं स्प्रिंग को। आप देखो कि दीवार लगी हुई है और उसके साथ स्प्रिंग है और यस इस सर। तरफ 10, है ना? बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें स्प्रिंग का एग्जैक्ट एफबीडी बनाएं, इसका मतलब ये होता है कि स्प्रिंग पे इधर से 10 लग रही है और इधर दीवार से भी उसके ऊपर 10 फोर्स लग रही है। आप ऐसे सोचो कि अगर दीवार होती ना, फिर क्या होता? फिर तो फिर स्प्रिंग वो राइट को ही चला। आगे को भाग जाता। हाँ, फिर तो स्प्रिंग खिंचता ही ना। तो दीवार का काम यही था कि वो 10 फोर्स लगा दे, ताकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स 10 बन जाए और फिर मतलब स्प्रिंग फोर्स 10 हो गई। डायनामोमीटर वाला जो आप समझा रहे थे वो भी सेम ही है ना? हाँ हाँ, बस उसमें क्या चक्कर है कि मासेस आ गए तो सीधा इक्वल एंड ऑपोजिट वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, तो हमने फोर्स एफ मान के किया। ओके सर, समझ आ गया, थैंक यू सर। 35th में आपने क्या करना है? आप एक तो इस पॉइंट का एफबीडी बनाओगे, ये जहाँ पे तीनों थ्रेड्स जुड़ रहे हैं कंपोनेंट्स लेके, और एक आप नीचे वाले मास का एफबीडी बनाओगे। तो उससे आपके पास ये नीचे वाले रोप में टेंशन आ जाएगी और वो रेड वाले पॉइंट का एफबीडी लेके बाकी रिलेशन आ जाएगा। सर जो 14th क्वेश्चन था हम्म। उसमें भी यही एक्सप्लेनेशन देंगे कि जो एक 10 न्यूटन है वो एक्सटेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो दूसरा 10 न्यूटन है वो एक्सेलरेशन के लिए। ना ना ना, 14th में तो वो मूव ही नहीं कर रहा ना, 14th में तो वो रेस्ट पे ही है। एक्सेलरेशन के लिए कौन सी फोर्स होती है? नेट फोर्स। इसमें नेट फोर्स कितनी है? 0। 0। तो तो फिर इसलिए इसका यहाँ कोई आंसर 10 क्यों दिया? हम सी रीडिंग ऑफ बैलेंस पूछा है। रीडिंग ऑफ बैलेंस क्या होता है? जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होती है, वही मैंने उसमें समझा रहा था ना मैं, डायनामोमीटर वाले में। अच्छा, मतलब जो बैलेंस की रीडिंग है वो उसके स्ट्रेचिंग पे नहीं डिपेंड करती, क्योंकि इसमें तो वो नहीं नहीं स्ट्रेच ही नहीं, नहीं हो। बैलेंस की रीडिंग उसकी स्ट्रेचिंग पे डिपेंड करती है, वो उसकी एक्सेलरेशन पे नहीं डिपेंड करती। मतलब जो स्ट्रेचिंग होती है वो एक्सेलरेशन के कारण नहीं होती, स्ट्रेचिंग तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स के कारण होती है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर अगर इस क्वेश्चन में नेट फोर्स पूछते तो हम वो 0 ही लगाते ना? 0, यस, हाँ। ओके सर।
39th क्वेश्चन, सी एक कार्ट है, उसको आगे एक हॉर्स पुल कर रहा है, एक्सेलरेशन आपको बता दी 1, ठीक है। इसका मास 1500 है, हॉर्स का मास 500 है। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों 39, इसमें गलती कर सकता है आप, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया 0.2। देखो बच्चों, जो कार्ट का एफबीडी है, कार्ट के एफबीडी में क्या कुछ आएगा, टेंशन टी आगे को, जो भी हॉर्स और कार्ट के बीच में रोप होगी उसके कारण, और फ्रिक्शन फोर्स पीछे को, फ्रिक्शन कितनी हो गई देखो, म्यू एम जी। तो कितना हो गया म्यू एम जी, बताओ मुझे फटाफट। $3000 हो गया। और इसकी एक्सेलरेशन है 1, तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई, t माइनस 3000 इज इक्वल टू 1500 इंटू 1, राइट। तो ये t निकल आया। नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब हम हॉर्स का एफईडी बनाएंगे, बच्चों मेरी ड्राइंग ऐसी ही है, बस ये हॉर्स मान लो, इस हॉर्स पे यही t 4500 पीछे को लग रहा है, राइट। इसकी भी एक्सेलरेशन 1 है आगे को। अब इस हॉर्स को आगे धक्का कौन मार रहा है बच्चों, हॉर्स कौन सी फोर्स से आगे जा पा रहा है, ग्राउंड से जो फोर्स लग रही है ना, चाहे उसको फ्रिक्शन कहें चाहे कुछ भी कहें, वो फोर्स हॉर्स को मिल कहां से रही है, ग्राउंड से। तो अब इसकी क्या इक्वेशन हो गई, F माइनस 4500 इज इक्वल टू 500 इंटू 1। तो यहां से F आ गया 5000। ठीक है जी। सर इसका आंसर 6000 गिवन है। एक मिनट देखना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया ना। जिसका चक्कर ये है कि कार्ट पे, मतलब कि बेसिकली जो हॉर्स पे अर्थ फोर्स लगा रही है, वो फ्रिक्शन के अलावा हम कोई अलग माने या उसको इंक्लूड करके माने। तो इन्होंने 6000 उस हिसाब से निकाला है कि फ्रिक्शन फोर्स को अलग से मान लिया। तो नहीं बच्चों, इसका आंसर 5000 ही आएगा, ठीक कर लो। कैसे मतलब कह हम रहे हो कोई, आप कि फ्रिक्शन फोर्स को कैसे अलग मान के? मतलब उन्होंने क्वेश्चन में ऐसे मान लिया, उन्होंने क्या सोच के सॉल्व किया है कि आप हॉर्स पे भी अलग से फ्रिक्शन फोर्स दिखा दो। अगर पीछे मैं को? यहाँ, हाँ, कि अगर मैं यहाँ पे भी देखो न्यू एम जी लगाता तो ये 1000 आ जाता, यस सर। फिर आपका आंसर 6000 बन जाता। ओके सर, मतलब कि वो फ्रिक्शन नेट नहीं मान रहे। हाँ बट दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। ओके सर।
तो जैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 है, अब इसमें क्या करना है? मास A has acceleration A, what is acceleration of mass B? तो आप बच्चों बिल्कुल मुझे ये पूछ सकते हो कि सर अभी तो आपने ऊपर स्प्रिंग वाले केस में एक्सेलरेशन सेम की थी डायनामोमीटर वाले में, राइट? तभी मैंने कहा था ना कि ये मानना पड़ा बस, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं था। अब इसमें हम नहीं मानेंगे। अब इसमें तो हम क्या कहेंगे, बस स्प्रिंग फोर्स जितनी F इस पे आगे को लगेगी उतनी इस पे पीछे को लगेगी, और इसकी एक्सेलरेशन हमने A कह दी, इसकी हम A डैश कह देते हैं जो हमें निकालनी है। तो लेफ्ट साइड वाले का मास M ही है दोनों का, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले का क्या बन गया F बेटी? F इक्वल टू M में। राइट हैंड साइड वाले का क्या बन गया? F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू कैपिटल M A डैश। तो इसको पुट कर दो बच्चों। तो ये क्या बन गया? F माइनस M A इज इक्वल टू M A डैश। M से डिवाइड कर दो तो क्या बन गया? F बाई M माइनस A, इसलिए A आंसर बन जाएगा। तो मतलब बच्चों दो मासेस अगर तो थ्रेड के साथ कनेक्टेड हो तब तो उनकी एक्सेलरेशन सेम होती है, जैसे हमने अभी ऊपर किया था 29th क्वेश्चन। बट अगर वो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड हो तो एक्सेलरेशन सेम होना कोई जरूरी नहीं होता, राइट? तो मतलब ये जो 14th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है सॉरी, उसमें एक्चुअली ये लिखा होना चाहिए था कि एक्सेलरेशन सेम है, तभी सॉल्व हो सकता है वो क्वेश्चन। सर स्प्रिंग में क्यों नहीं सेम रहती, रोप में क्यों सेम रहती है? रोप में तो लेंथ रोप की कांस्टेंट रहती है ना, यस सर। स्प्रिंग में तो लेंथ चेंज हो अच्छा सकती है। ठीक है, मतलब कि उसके दोनों पॉइंट्स जो एंड पॉइंट्स हैं वो सेम लेंथ पे रहेंगे एक दूसरे से। हाँ, समझ गई, थैंक यू सर। आगे बच्चों इसमें 38th question, maximum length which can hang over the edge of the table without sliding down। तो इसमें बच्चों हम क्या मानेंगे कि ऐसे एक रोप है, इसकी टोटल लेंथ L1 है, सॉरी टोटल लेंथ L है। हम कह रहे हैं कि कितना पार्ट हैंग कर ले। अगर ये हैंग कर रहा है तो ऊपर वाला पार्ट बचा L माइनस L1। तो बस बच्चों हमने क्या करना है कि जो ऊपर वाला रोप का पार्ट है उसका FBD बना लेना है। उस पे जो फोर्स लगेगी वो होगी नीचे को मास पर यूनिट लेंथ इंटू उतने पोर्शन की लेंथ इंटू जी। उस पे पीछे को फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगी, इसी के ही करस्पॉन्डिंग म्यू एम जी। और इसको जो आगे खींच रहा है वो क्या है? जो लटका हुआ पार्ट है उसका मास, मतलब उसका मास कितना हुआ? मास पर यूनिट लेंथ इंटू उतने पार्ट का मास इंटू जी। ठीक है, तो बस इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दो, उससे आंसर निकलेगा।
और कोई क्वेश्चन बच्चों? बच्चों जो 47th क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल वही फॉर्मूला पे हो गया ना जो भी आज हमने लिखा था? डन? पार्ट 2 किया है बच्चों? चलो बच्चों मतलब जिसने किया है वो आप पूछ लो डाउट्स, जिन्होंने नहीं किया यू कैन लीव। वही बच्चों जो आज हमने क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली वही करना है, म्यू इनटू वी, 5th में, ठीक है? थर्टी फाइव। थर्टी फाइव किस फ्रेम में बताऊं, अर्थ फ्रेम में, रिलेटिव फ्रेम में? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लिखा है ना, वो इक्विलिब्रियम नहीं है। जो जिस पोजीशन पे वो बात पूछ रहे हैं, दैट इज नॉट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मतलब उस पोजीशन पे वो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, ना कि उस पोजीशन पे फोर्स बैलेंस होगा। ठीक है? ट्वेल्थ क्वेश्चन, अगेन वही जो आज हमने कंसेप्ट पढ़ा, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा? बस जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, मतलब टेंशन। तो बस आपने इस केस में टेंशन के लिए सॉल्व करना है, वो आंसर है। आगे फिफ्टींथ में आप क्या करोगे कि पहले तो रोप की टोटल एक्सेलरेशन क्या हो गई, एफ बाई एम, जहाँ टोटल मास एम है। अब आप रोप के किसी भी एक पार्ट का एफ बी डी बना लो।
जैसे x का है तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एफबीडी बना लो। तो रिमेनिंग पार्ट पे जो टेंशन है वो क्या हो जाएगी, इसका मास। इसका मास क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू इतने पोर्शन की लेंथ इनटू एक्सेलरेशन क्या हुई, फोर्स अपॉन मास। तो इससे निकला आगे। ये जो आज हमने टेंशन वाला क्वेश्चन किया था उसके जैसे सी, जब हमें बात करनी है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, तो इतने पोर्शन को सोचो, राइट। ये है कैपिटल एम और स्मॉल एम। स्मॉल एम और स्मॉल एम और एम डैश के बीच में जो है वो एन डैश है, थोड़ा लैंग्वेज गड़बड़ है। तो तब हम किसके बारे में सोचेंगे, सिर्फ इतने पोर्शन के बारे में। तो सीधा सोचो कि जो पहले वाली कॉन्टैक्ट फोर्स है एन, उसको ज्यादा होना पड़ेगा क्योंकि उसको दोनों मासेस को एक्सीलरेशन देनी है, वेरएस जो बाद वाली है उसको सिर्फ एक मास को देनी है। तो इसलिए एन ग्रेटर देन एन डैश। हाँ सही कह रहे हो जसकनवर, आइडियली तो लेना चाहिए। उससे क्या बन जाएगा, हाँ हमें तो फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ पूछा है, तो यस 5,000 तो ये हो गई, और ऊपर को जो लग रहा है फोर्स वो कितनी हो गई एम जी, वो भी 5,000 हो गई। तो आइडियली तो आंसर 5,000√2 होना चाहिए, है ना। बिल्कुल। हाँ जी, इसमें आगे बताओ बचाओ पार्ट 2 में। ये भी बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले आप क्या सोचो, पूरे सिस्टम का एक एफबीडी बना दो, मतलब सबको मिला के। उसमें क्या हो गया, कितना मास हो गया उसका 10, है ना। तो 150 फोर्स ऊपर, 10 जी फोर्स नीचे, 150 ऊपर। तो इससे एक्सेलरेशन निकल आई आपके पास, वो 5 निकल आई। अब इंडिविजुअल एफबीडीज बना दो। टेंशन एट ए निकालने के लिए क्या करो, ये पूरे का इकट्ठा बना दो एफबीडी। और टेंशन एट बी निकालने के लिए क्या करो, सिर्फ 4 kg का एफबीडी बना दो।
आगे। थर्टी सेवेंथ बच्चों, इसको ना एक्चुअली करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। ये मतलब ये आपके कोई ना कोई मॉड्यूल में है। मतलब ये सर ने आपको कैसे बताया मुझे बताओगे? मैं वैसे ही बता दूंगा आपको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब ये हुआ है बच्चों डिस्कस? वो जस्ट कन्वल उसमें होंगे वर्क एनर्जी में। थर्टी सेवन क्वेश्चन में बच्चों क्या करना होता है कि किसी आपको ब्लॉक की एक्सेलरेशन तो बता दी कि जी है नीचे को, ठीक है। तो और वेज की ए है, तो कंडीशन ये होती है कि नॉर्मल के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। वेज की और ब्लॉक की नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए। मतलब कांटेक्ट की ये कंडीशन होती है। तो ये एंगल आपका इधर थीटा बन जाएगा, उधर उसकी एक्सेलरेशन ए है तो उसका 90 माइनस थीटा बन जाएगा। तो जी का नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट हो गया जी कॉस थीटा, ए का नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट हो गया ए साइन थीटा। तो ये आपका ए जो है वो जी कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, आगे।
और कोई बचा हो? हो गया कंप्लीट? डन बचाओ? नहीं, नॉर्मल फोर्स नहीं हेल्प करती, फ्रिक्शन फोर्स हेल्प करती है। क्वेश्चन में तो ये पूछा था ना कि अर्थ कितनी फोर्स लगा रही है टोटल। वहां ये नहीं पूछा था कि मतलब कि मतलब क्वेश्चन में तो ये पूछा कि अर्थ ने कितनी फोर्स लगाई, मतलब ये नहीं पूछा कि जो फोर्स उसको आगे मूव करवाने के लिए हेल्प कर रही है। अगर तो ये पूछा होता कि हॉर्स को आगे मूव करवाने के लिए कितनी फोर्स है तो 5000 आता। अगर ये पूछा है कि फोर्स कितनी लगाई फिर तो वो नेट फोर्स ही होगी ना। थाउजेंड कैसे? फ्रिक्शन 1000 आती है क्या? नहीं, 1000 किस पे आती है फ्रिक्शन? नहीं, वही हॉर्स पे फ्रिक्शन 1000 नहीं आएगी। हॉर्स पे तो फ्रिक्शन 5000 आएगी जो कि आगे की तरफ लगेगी। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हॉर्स हॉर्स पे फ्रिक्शन बट एक्चुअली क्वेश्चन ना कई तरीकों से गलत हो गया। मतलब शायद वैल्यूज ऐसी ले ली उन्होंने या क्या हुआ। हॉर्स पे 5000 फ्रिक्शन कहना भी गलत है। बताओ क्यों?
फ्रिक्शन तो म्यू एन से ज्यादा लग ही नहीं सकती ना। ये क्लियर हुआ जस्ट? हाँ, मतलब जो ग्राउंड से लग रहा है वो क्या है, मतलब ग्राउंड सिर्फ दो टाइप की फोर्सेस एक्सर्ट कर सकता है हॉर्स पे, या नॉर्मल या फ्रिक्शन, और तो कोई तीसरी फोर्स ही नहीं होती। तो हॉर्स को जो भी फोर्स मिलेगी ग्राउंड की तरफ से जिससे कि वो हॉर्स आगे मूव कर रहा है, वो तो फ्रिक्शन फोर्स ही होगी। सर तो फिर फ्रिक्शन की वैल्यू तो 0.2 इनटू म्यू की हाँ, वही इस क्वेश्चन में गड़बड़ है कि वो तो उससे कम आनी चाहिए थी, मतलब फ्रिक्शन इज लेस देन म्यू mg। और इसमें जैसे अर्थ का पूछा तो हम नॉर्मल और उसका फ्रिक्शन का रिजल्टेंट लेंगे। हाँ, तो फिर हमने जब ये सपोज किया है फोर्स, तो उसमें तो हमने ये फ्रिक्शन तो काउंट ही नहीं किया था। नहीं, ये एफ फोर्स तो एक्चुअली फ्रिक्शन फोर्स ही तो है ना, ये वाली फोर्स, जो कि मैं कह रहा हूँ कि गलत है क्योंकि क्वेश्चन की वैल्यूज ऐसी दी हुई हैं कि ये 5000 तो हो ही नहीं सकती, मतलब 1000 से ज्यादा ही नहीं हो सकती थी फ्रिक्शन फोर्स तो। अच्छा, मतलब इसमें हमने ये मान लिया कि फ्रिक्शन की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि नहीं तो म्यू इनटू एन कर देते हम। हाँ, वो तो मैक्सिमम होती है ना म्यू इंटू एन, तो मतलब और उससे हमें कम तो हो ही सकती है। नोट्स में लिखवाया था कि अगर जो बॉडी है वो रेस्ट पे है, हम्म, ऐसा कुछ लिखवाया था कि चाहे वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो सेम रहती है जब तक बॉडी रेस्ट पे है, ऐसा कुछ था। नहीं, कुछ गलत कह रहे हो आप। फिर मैं समझ गई कि क्यों हमने किया, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी ना हमने, हाँ, मैक्सिमम वो फ्रिक्शन की होती है और ये गलत आ रही है। हाँ, थैंक यू सर। ठीक है, चलो, ओके, बाय।